हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है यूजीसी नेट, पीजीटी आदि अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल अनेक हिंदी विधाओं का पठन पाठन करवाना। आज हम अध्ययन करेंगे कविता की नई तारीख कहानी, जिसके रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। यह पहला मौका था, जी हाँ पहला ही कहिए, जब मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कहीं बाहर निकला था और कुछ दिनों के लिए किसी का मेहमान हुआ था। ऐसा करते समय मेरे दिमाग में 2 बातें थीं। पहली यह कि जिस जड़ता, एकरसता और ऊब को पिछले 10 सालों से मैं झेल रहा था, उससे निजात पाना बेहद ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए कि छोटी से छोटी बात पर भी मेरी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। बीवी से, बच्चों से, मेहमानों से, गरज की हर मिलने वालों से जब भी मैं बोलता, झुंझलाकर बोलता, उन पर नाराज़ हो उठता, उनसे झगड़ा कर बैठता, और यह सब बिला वजह। दूसरी ओर महीने के महीने गुजर जाते, पत्नी के चेहरे पर हंसी क्या, मुस्कान तक न दिखाई पड़ती। इन सारी बातों के लिए उनके पास एक ही जवाब था, किस्मत। जब मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, जब मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा उनसे कहना था कि जब उन्हें कारण का पता चल गया है, तब तो मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं है, और इस तरह रात दिन रोआ गिराए रखना भी गलत है। एक छोटी सी जिंदगी दी है हमारे माँ बाप ने, इसलिए जब तक है ताव के साथ जिया जाए। लेकिन जब भी मैं ऐसा कहते कहते उखड़ जाता, उन्हें विश्वास हो जाता कि डॉक्टर सही था, मुझे अपना रक्तचाप चेकअप करवा लेना चाहिए, और ऐसा ख्याल आते ही वे और भी खिन्न हो उठती। किस्मत में यदि यही है तो जो होना हो। दूसरी बात यह कि जिसके यहाँ हम गए थे, उनसे काफ़ी तंग रखा था। वह साल में पता नहीं क्या कर करा के 15-20 रोज की छुट्टी लेता, गैराज से अपनी कार निकालता, उस पर सारा परिवार लाद देता और दूसरे शहर के लिए चल देता। और दूसरा शहर भी कहाँ, मेरे घर। यहाँ साला खाने का ठिकाना नहीं, और कर्जे ले लेकर अंडे और मछली और गोश्त और फ्रूट जूस और जैम और ड्रिंक और सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती, और आने वाले 6 महीनों के लिए मेरा दिवाला निकल जाता। मैं तो थोड़ी देर के लिए खुश भी हो लेता, क्योंकि यही मौके होते जब कार पर बैठने का सुख मिलता और मेरी गर्दन खिड़की के बाहर ही निकली रहती, कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है वह देख ले कि मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। लेकिन पत्नी की हुलिया खराब हो जाती, क्योंकि उनका कहना था कि इनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर और नौकर दोनों मिलकर इतना खाते हैं जितना हमारा सारा परिवार। वे तो चले जाते, लेकिन बीवी की दवा करने में मेरी हुलिया बैठ जाती। यही एक मज़ेदार क्या, दर्दनाक कहिए, बाकाया का भी जिक्र कर दूं। यदि कोई मेहमान आए रेलगाड़ी से, तो वापसी के लिए आरक्षण करवाएगा ही, इसलिए हमें इतना पता चल जाता है कि उसे कब जाना है। भविष्य का यह निश्चय दिमाग को राहत और सुकून, लेकिन अपनी फिएट गाड़ी यह दिमाग को नहीं, भविष्य को भी अंधकारपूर्ण बनाए रखती है। जब भी हमें मौका मिलता, हम सोचते, अंधेरे में आंखें मिचमिचाते और नींद का सपना देखते, और बिस्तर पर पड़े पड़े सोचा करते कि हे प्रभु, हमारे पिछले दिन कब लौटेंगे। निहायत ही संगीन और गोपनीय एक और मामला है, जिससे मैं अपने सीने में छिपाए हूँ। वे आते हैं, रहते हैं और कहते जाते हैं, कवि जी जरा इधर भी ध्यान दीजिए। एक तो आपकी छत बेहद नीची है, दूसरे इसकी 2 धरने भार से लपक कर टेढ़ी हो गई हैं। सावधानी न बरतिएगा तो मकान ही बैठ जाएगा। खैर मनाइए कि हम पतले हैं, वरना सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि मोटा आदमी बीच में ही अड़स जाए। बाथरूम ऐसा है कि इसमें सिर्फ बैठ और खड़े हो सकते हैं। इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे मोहनजोदारो कालीन हैं। ऐसे काम न चलेगा। घर में 4-5 मच्छरदानियाँ तो रखा कीजिए। कवि जी, एक तरह से देखिए तो यह हमारे फायदे के लिए दी जाने वाली
हिदायतें हैं, लेकिन जरा दूसरी तरह से देखिए तो देखा आपने, यह हमारी जेब से सारे पैसे निकलवा लेना, कपड़े तक उतरवा देना, फिर गले लगाना और अंत में चूतर पर 4 लात लगाकर चल देना। ये सारी बातें थी। इसलिए जब पत्नी ने कहा कि उनकी किस्मत में बच्चे पैदा करना, चूल्हा चक्की करना और घर में पड़े सड़ते रहना ही है, तो सहसा मैं मुगले आजम के पृथ्वीराज कपूर की तरह चहलकदमी करने लगा। मैंने यह मोहल्ला याद करने की कोशिश की जिस पर हमें धावे मारना था। यहाँ फिर एक दूसरी मुसीबत आन पड़ी। जैसा मुझे बताया गया था, अब तक उस कॉलोनी का नाम झगड़े में चल रहा है। बदकिस्मती से उस नई कॉलोनी में 2 भूतपूर्व मंत्रियों के विशाल भवन हैं और विवाद इस पर है कि कॉलोनी किसके नाम पर हो। नई सरकार के आवास मंत्री, चूंकि दोनों के मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने बातचीत के जरिए यह रास्ता निकाला कि जो स्वर्गीय होगा उसके नाम पर कॉलोनी और दूसरे के नाम पर राजमार्ग। मेरे भावी मेजबान ने बताया था कि दोनों मंत्री एक साथ रक्तचाप और मधुमेह के शिकार हो अपने अपने बिस्तर पर पड़े हैं और दोनों को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। सो मैंने उसके दफ्तर के पत्ते पर तार दिया, बीवी और 2 बच्चों को साथ लिया और चौथे रोज उस शहर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने गाना गाया, बल्कि कहिए गाया नहीं, पता नहीं कैसे अपने आप मेरे गले से स्वर फूट पड़ा। कुछ कुछ आदि कवि वाल्मीकि की तरह, कुछ ऐसा कि मुझे भी अचंभा हुआ और पत्नी को भी। बच्चों की तो जैसे हालत खराब थी। शायद उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अरे इस आदमी से हम खामखा डरते थे, अब इससे डरने की क्या ज़रूरत। ऐसा सोचने का मेरे पास कारण है। गाते समय जैसे ही मैंने कहा कि तालियां बजाओ, वे हंस पड़े और सच मानिए पत्नी भी हंस पड़ी खिलखिलाकर। नहीं, पहले मुस्कुराई, देर तक मुस्कुराती रही, फिर तो ऐसी हंसी कि बस। यही इस वक्त मुझे एक नया अनुभव हुआ कि पत्नी भी हंस सकती है। जी हाँ, हंसना कतई नहीं भूली है। क्यों बेटो, मुर्गा खाओगे? मैं पूछने लगा। बकरा खाओगे? अंडे खाओगे? आमलेट और फ्राई? फल भी खाओगे? केले और संतरे और सेब? चलो, जितना खाना हो खूब खाओ, जमकर एकदम लाल होकर आओ, फिर लौटकर मेरा दिमाग मत चाटना। हाँ तो भाई, हो जाए। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, हो नाचूंगी, हाँ बोलो नाचूंगी नाचूंगी। गाड़ी में ऐसी मस्ती छाई कि पूछिए मत। अगल बगल बैठे मुसाफिर हम लोगों को ही देखते रहें, कुछ तो देखते नहीं, घूरते रहे। मुझे और बच्चों को नहीं, पत्नी को मुझे कतई अटपटा नहीं लगा कि मुमकिन है अब भी उनमें कोई देखने लायक चीज़ बाकी रह गई हो जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। गाने बजाने के साथ ही बच्चे सीट पर खड़े होकर फर्श पर चलकर पहली बार गाड़ी में बैठने का मजा लेते रहे। थोड़ा सा किरकिरापन वहाँ आया जब छोटे को टट्टी लगी। भीड़ इतनी कि कहीं पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन मैंने तत्काल वीर रस से काम लिया। ऐसा करना उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि घर पर परिवार के राजनीतिक मामलों में मुझे बार बार मिमियाते देखकर पत्नी की धारणा हो गई थी कि मैं बहुत दब्बू और डरपोक हूँ। यही अवसर था जब मैं सिद्ध कर सकता था कि देखो, अगर कोई चोर उचक्का तुम्हारे गले की जंजीर लेकर भागने लगे तो मैं हिम्मत से काम ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे गले से आवाज़ भी न निकले। जब मैं छोटे को लेकर अपनी सीट पर आया तो गाड़ी खड़ी हो गई थी। हम बाहर निकले, मेजबान नहीं दिखाई पड़ा। मैंने धीरे से पत्नी से कहा, सामान उठाओ, जल्दी करो, हम प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सामने खड़े हो जाएं। हम अभी उस डिब्बे की ओर चले ही थे कि उसी तरफ से आता हुआ सानू दिखाई पड़ा, निराश और टूटा टूटा। हाय, वह जोर से बोला। मेरी समझ में ना आया कि इसमें हाय कहने की क्या ज़रूरत है। कौन सी गरज गिर पड़ी है उसके या मेरे सिर पर। यह बाद में ध्यान आया कि हलो के बाद हाय मैं कहीं और भी सुन चुका हूँ, शायद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों के मुंह से। तो यह हलो का ही बिल्कुल नया रूप है। खैर, उसने मुझसे हाथ मिलाया। भाई साहब,
आप इन लोगों से मिलिए। आप है मिस्टर खन्ना, और आप मिस्टर बहल, और आप मिस्टर वर्मा। जरा 1 मिनट इधर तो आइए भाई साहब। वह मुझे खींचकर अलग ले गया। क्या कहें आपको, इतने बड़े बड़े अफसर मित्र हैं ये लोग। आपने जरा भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल किया होता, कम से कम स्लीपर तो ले लिया होता। ठीक है, आगे हवाई जहाज से आऊँगा, बस ना। ये लोग आपको जानते हैं, अखबारों के जरिए, उसने गंभीर होकर कहा। चूल्हे भार में जाएं ए पिल्ले, इन्हें क्यों लेकर आए तुम? मुझे गुस्सा आ गया। अरे धीरे धीरे बोलिए, उसने मेरी कुहनी दवाई। जंगी सामान उठाओ और चलो। दीदी आप बच्चों को संभालिए। हाँ तो साहबान, आप ही कवि जी हैं जिनका साढ़ू भाई होने का गौरव मुझे प्राप्त है, और मुझे इस बात का इल्म है, गर्व है। पिछले दिनों सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसका नेतृत्व आपने ही किया था। आपको ही इस साल का सबसे बड़ा सरकारी पुरस्कार मिला है। आपसे पिछले दिनों राज्यसभा की सदस्यता के लिए कहा गया था, लेकिन इनकार कर दिया था आपने। अभी पेरिस में अक्टूबर में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अफसर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, और इस सारे झूठ ने मेरे पूरे शरीर में एक अकड़ पैदा कर दी थी, इतनी ज़्यादा कि जब मैं पुल से उतर रहा था तो महसूस कर रहा था जैसे मैं हवाई जहाज़ की सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, जिसके स्वागत के लिए लाउंज में बहुत सारे लोग हाथ में गुलदस्ते लिए खड़े होंगे। जब मैं 2 कारों के आगे चलने वाली सानू की गाड़ी में गर्व से भरकर बैठने लगा तो पत्नी ने कान में कहा, छोटे को पैंट में ही दस्त हो गई है। सानू मेरा साढ़ू भाई और दोस्त, रेखा मेरी साली, दीपू और स्वीटी इनके फूल से प्यारे और खूबसूरत बच्चे। बस इतनी सी इनकी दुनिया है, और इस दुनिया में थोड़े दिनों के लिए हम हैं, और ये हमें हाथों हाथ लेने के लिए बेताब हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट पर बैठे हैं। मेरे बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर उस डाइनिंग हॉल को देख रहे हैं जिसके तीनों तरफ कमरे हैं, ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम के सिवा, और एक तरफ दरवाज़ा जो उनके टेनिस कोर्ट में खुलता है। पत्नी कभी मुझे देखती और कभी इस विशाल भवन को, और कभी हॉल के बीच 2 खंबे के दरमियान रखे सोफे को। मैं साफ देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पर मेरा सलाई की डिब्बी जैसा सरकरा और चारों तरफ से बंद घर उभर आया है। मेरी प्यारी पत्नी इस दुनिया में सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज मिल गया है। इसलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचो और ड्राइंग रूम से आता हुआ पार्श्व संगीत सुनो और खाओ। देखो कैसे कैसे व्यंजन इस मेज पर चले आ रहे हैं। नाश्ते के नाम पर घर में मिलने वाला चना और चाय भूल जाओ। मैंने आंखों के इशारे से अपने बड़े बेटे को मना किया, जो मेज के चमचमाते टॉप पर अपनी शक्ल देख रहा था और तरह तरह के मुंह बना रहा था। भाई साहब, आज रात मैं आप लोगों को शीश महल के निमंत्रित कर रहा हूँ डिनर पर। सानू ने आमलेट का टुकड़ा कांटे में फंसाए हुए कहा। शीश महल शहर का सबसे अच्छा होटल, और यह निमंत्रण तो तहजीब इसे कहते हैं। कवि जी, चाय और मुकुंद टी स्टॉल के सिवा भी बहुत कुछ है इसी मुल्क में। कभी जाना था आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गर्व से पत्नी की ओर देखा। इसके पहले भी उन्हें देखता था, लेकिन इतने आप्यायित नेत्रों से नहीं। मगर क्या कहिए कि पत्नी दोनों बच्चों को देख रही थी, जो आमलेट का भारी से भारी हिस्सा अपने छोटे से मुंह में ठूंस रहे थे। उनके हाथ में एक एक सेब पड़ा हुआ था, और निगाहें कभी केले पर, कभी लंगड़ा आम पर, और कभी टोस्ट पर दौड़ लगा रही थी। बड़े लड़के गुड्डू ने तो मुंह में इतना अंडा ठूंस लिया था कि जबड़े तक नहीं चल पा रहे थे। पत्नी शर्म से कभी मुझे देख रही थी, कभी उन्हें। बच्चे उनके भी थे, मगर क्या बात थी। टीपू प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता और मुंह में डालता, और इस तरह मम्मी की ओर देखते हुए हौले हौले जीभ डुलाता, जैसे वाह क्या बना है। जब उसका कांटा प्लेट से टकराकर मेज पर गिर पड़ा और मम्मी ने पानी से धोकर फिर प्लेट में रखा, तो दीपू ने सिर हिलाया, थैंक यू। स्वीटी छोटी थी, उससे खाने के लिए जिद की जा रही थी, लेकिन उसे भूख न थी। मम्मी बार बार उसे सेब देती,
लेकिन वह सिर हिलाती, नो मम्मा थैंक यू। वह प्यार भरी नज़रों से रेखा और स्वीटी को देखता रहा। फिर लयात्मक स्वर में बोला, जाने भी दो डार्लिंग, क्यों जिद कर रही हो? देखते नहीं कितनी दुबली है, रेखा ने कहा और एक खूबसूरत सा सेब जबरदस्ती पकड़ा दिया। स्वीटी मेज की मदद से नीचे उतरी और हॉल में सेब के साथ खेलने लगी। वह थोड़ी इधर से लुढ़कती, सेब सामने की दीवार से टकराता और उधर से फेंकती तो फ्रिज से टकरा जाता। रेखा उस पर 100 जान से निछावर हो रही थी। दीदी, जब अगली बार आएंगी तो इस हॉल में एक शानदार कालीन देखेंगी, रेखा ने कहा। पत्नी ने पूछा, ऑर्डर दे दिया है क्या? जाने कब का, हो सकता है आपके जाते जाते आ जाए, सानू बोला। बच्चे खाए चले जा रहे थे और बड़ी हसरत से उस सेब को देख रहे थे जो इधर उधर नंगे फर्श पर लुढ़क रहा था। सच कहिए तो वे इस ताक में थे कि कब स्वीटी इस खेल से ऊब जाए और वे सेब उठा ले। डाली, सानू केले के छिलके उतारता हुआ रेखा से बोला, अगर भाई साहब के यहाँ आने की खबर अखबार में आ जाए तो यहाँ के सारे कवि और लेखक भीड़ लगा लेंगे। जानती हो कि नहीं? कहिए भाई साहब तो फोन कर दें। आपकी मेहरबानी से सभी संपादक अपने चेले हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ हम आराम के लिए आए हैं, मैंने पत्नी की ओर देखा। पत्नी हंसी, यहाँ तो मुझे आदमी की तरह रहने दीजिए। हम सब एक साथ हंस पड़े। सानू ने कॉफ़ी सीप करते हुए कहा, वैसे तो भाई साहब, जिन्हें हमारे रिश्ते का पता है वे सभी मुझसे आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी किताबें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्यों डाली, तुम भी यही कह रही थी? प्रश्न गंभीर था। मैंने समझना शुरू किया कि कायदे से मैं किनके लिए लिखता हूँ। गुड्डू ने सारी तस्तरियाँ चट करने के बाद चाय का प्याला उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। मैंने रुककर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सानू ने रोका। न, वह जो कर रहा है करने दे, सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए। मैंने छोड़ दिया। उसने प्याले को ओठों से सुरका ही था कि जीभ जल गई। प्याला हाथ से छूटा और चाय बहती हुई रेखा की साड़ी पर टपकने लगी। ओ गॉड! रेखा हल्के से चीखी और सहसा मुस्कुराई। उसने प्यार से गुड्डू के गाल थपथपाए और बाथरूम की ओर भागी। पत्नी ने बाद में बताया कि साड़ी बनारसी सिल्क की थी और बड़ी महंगी थी। हम एकदम चुप हो गए। पत्नी डरी हुई आंखों से कभी मुझे देखती, कभी गुड्डू को और कभी सानू को। जीभ जलने से गुड्डू की आंखें छलछला आई थी। वह सहमा हुआ पीटने का इंतजार कर रहा था। बदतमीज कहीं के, पत्नी बुदबुदाई। नहीं बेटे, कोई बात नहीं। सानू ने हंसकर गुड्डू की पीठ थपथपाई। सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और ओठों में दबाया। वह गंभीर हो गया था और धुआं छोड़ते हुए कोई पश्चिमी धुन गुनगुनाता रहा था। उसकी नज़र बीच बीच में बाथरूम की ओर चली जाती। हरामी, पत्नी अब की थोड़ा जोर से बोली। डाली, सानू ने गाते हुए स्वर में रेखा को आवाज दी। वक्त हो गया है, जल्दी करो। रेखा ने बाथरूम के अंदर से ही दाई को पुकारा। सारी ड्राइंग क्लीनर को दिया, सुनती है, जल्दी कर। और वह बाहर निकल आई। चलो, उसने कहा और जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। वंडरफुल, सानू ने कहा और रेखा के कंधे पर हाथ रखा। उसने बगैर उसकी ओर देखे उसका हाथ झपट दिया। मजाक अच्छा नहीं लगता। सानू हमें देखकर खिसियानी हंसी हंसा और कोमल की तरफ चाबी फेंकी। गाड़ी बाहर निकालो। भाई साहब ये तो नहीं आ सकेंगी, लेकिन लंच में मैं आपका साथ दूंगा। ओके। मैंने जाहिर कर दिया कि वक्त ज़रूरत जितनी अंग्रेजी हमें भी आती है। कोमल इस बीच खाने की मेज साफ कर रहा था। उसने जैसे ही थाली उठाई, रेखा घूम पड़ी। रुको, तुमसे 100 बार कहा है कि चाय से भरकर प्याला मत दिया करो। तुमने क्यों दिया? साफ उसने हकलाते हुए सानू को देखा। क्या साहब, इधर देखो, क्यों दिया? भरा नहीं था सब साहब। तुमने दिया क्यों? भरा नहीं था, खाली था साहब। रेखा गुस्से से कांपती हुई उसके सामने आ गई। तुमने क्यों दिया? मेरी बात का जवाब दो।
कोमल सिर झुकाकर चुप हो गया। सानू दरवाजे के पास खड़ा होकर हौले हौले सीटी बजा रहा था और अपनी टाई की गांठ ठीक कर रहा था। अरे बोलता क्यों नहीं? रेखा दांत पीसती हुई एक कदम और आगे आ गई। क्यों दिया तुमने? खाली। उसने मदद के लिए जैसे सानू को देखा। चढ़ा खाली के बच्चे। रेखा ने कसकर एक थप्पड़ लगाया। दीपू ने तालियां बजाई और हिकारत से कहा, एडियट बास्टर्ड। गुड्डू माँ के सीने से चिपक गया और हैरत से दीपू को देखने लगा। तो साहवान 1:30 बजे। सानू ने रेखा की कूहनी पकड़ी और वे बाहर हो गए। पत्नी कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से उठकर कोमल के पास गई। कोमल, गलती तुम्हारी नहीं थी। दीदी, उसने सिर हिलाया। यह कोई नई बात है। मैंने साल भर पहले बहन की शादी के लिए 500 रुपए लिए थे, उसी का भुगतान कर रहा हूँ। यह सब किस्मत का खेल है। बहवा बहवा। देखा, सोचा किस्मत यहाँ भी तुम्हारे साथ है। मैं कुछ और कहते कहते रह गया क्योंकि मेरी आवाज़ से ही उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सिर झुका लिया और झूठ मूठ उंगली में मेज पर लकीरें खींचने लगा। रेखा कचहरी चली गई, सानू अपने दफ्तर, दीपू और स्वीटी अपने मैदान में, यानी हॉल की 1/4 आयतन को लकड़ी से घेरता हुआ एक मैदान जिसमें खेल और मनोरंजन की सारी सुविधाएं जुटाई गई थी। वे 11 बजे तक खेलेंगे, फिर नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर फलों का जूस, टीचर के आने पर घंटे भर पढ़ाई, शाम को टहलना, फिर अर्थात नियमित जीवन और उस जीवन को सिलसिलेवार बनाए रखने के लिए एक नौकर। शुरू में गुड्डू और छोटे ने उन बच्चों के साथ मिलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन अंत में निकाल बाहर किए गए। पत्नी, मैंने और नौकर ने समझौते की बड़ी कोशिश की, मगर कोई लाभ नहीं। आरोप गंभीर थे। एक तो यह कि जो खेल वे खेलते हैं वह इनकी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे, ये इस तरह चीखते हैं कि कान के पर्दे फट जाएं। तीसरे, ये अक्सर नियम तोड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं। इन्हें खेल का एडिकेट तक नहीं मालूम। लिहाजा ये मैदान के बाहर जाएं और वहां से खड़े होकर देखें। नहाकर जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा पत्नी गुमसुम आंख खोले छत देखे जा रही है। मुझे कुछ अटपटा लगा। मैं उनके पास पहुंचा और प्यार से बोला, मालूम है, शाम को शीश महल चलना है, डिनर। उनकी आंख के किनारे से एक बूंद लुढ़की और कान की दीवार में चली गई। इसका मतलब कि अब तक बीती घटना वे नहीं भूल सकी थी, चाहे वह साड़ी का खराब होना हो या कोमल का पिटना या दोनों। बात तो साड़ी से ही शुरू हुई थी, लेकिन मेरी समझ से लेकर पर रहना बेतुकी बात थी। यार, खुश हो कि साड़ी तुम्हारी नहीं थी। मैंने उनकी नाक हिलाई। मैंने गौर किया कि गद्दे स्पंज के हैं और हिलते डुलने में उछाल रहे हैं। कवि जी, मस्ती लो, फिर देखा जाएगा। मैंने कपड़े उतारे और नेकर बनियान में देर तक उछलता रहा। पापा, हम बाहर जा रहे हैं। गुड्डू उदास उदास मेरे पास आया। उसकी ऐसी आवाज़ मैंने कम ही सुनी थी। पापा, हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। छोटे बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? ये धूप और ऊपर से लू, बाहर जाओगे? कहाँ बाहर जाओगे? मुझे गुस्सा आ गया था। वे वापस दरवाजे के पास लौट गए। रानी, ऐसे तो रानी पत्नी के घर का नाम ही था, लेकिन जिस लहजे में मैंने उनसे कहा, संबोधन अपने आप ही राजपाट से जुड़ गया। रानी सुख ही सुख है। मैंने तो इतने अंडे और सेब खाए कि पूछो मत, मज़ा आ गया। अब जरा पता करती कि लंच में क्या क्या तैयार हो रहा है। मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रही हूँ। ए रानी, कुएं के भीतर से बोल रही हो क्या? अरे करक कर पूछो, अपने मर्द से बतिया रही हो, किसी प्रेमी से नहीं। मैं उछलकर बैठ गया। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या तनख्वाह है? क्या मतलब? मैं अचकचाया। तनख्वाह मतलब क्या है इसका? बहरहाल तुम जानती हो, तुम 12 साल से नौकरी कर रहे हो, सानू से अधिक पाते हो
और जब आना हुआ तो कर्जे लेकर आए, जैसे हिंदी फिल्मों की कोई जासूसी अदृश्य शक्ति अपनी गूढ़ गंभीर आवाज में बोलती है। कुछ वैसी ही आवाज मेरे कानों में पड़ी। यार हद हो तुम भी, चलते ही चुकता कर देंगे। कहाँ से चुकता कर दोगे? यार बेमतलब की बातें करके बोर मत करो। सुनो पार्श्व संगीत यानी रिकॉर्ड सुनो। कौन गा रहा है पता है? छाई बहार, जिया बेकरार है। नहीं, अब नहीं। यही देखो, मशीन और आदमी का फर्क देखो। अगर गाने वाला आदमी होता तो यह न गाता। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं छाई है। बेहद उमस है, पसीना हो रहा है, बाहर लू भी चल रही है। ऐसी हालत में मौसम ही नहीं कहेंगे, बाहर क्या खाक कहेंगे। फिर भी गाना अच्छा है। एक फर्क और देखो, रिकॉर्ड प्लेयर और रेडियो में बात थोड़ी विज्ञान की तरह जरूर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं यह देखने के लिए मेरी बात सुनी जा रही है या नहीं रुक गया। उसकी तनख्वाह तुम्हारे से आधी है, तो क्या करूं? डूब मरूं या अपने से आधी उसे दे दूं? तुम चाहती क्या हो? मैं ताव खा गया, लेकिन लगा कि कहीं कुछ मुझसे गड़बड़ हो गया। जवाब दूसरी तरह का होना चाहिए। डियर, डार्लिंग। ऐसा मत समझो कि सानू की सुनकर डार्लिंग कह रहा हूँ। अपने आप कह रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ से दिल से कह रहा हूँ। तो डार्लिंग, घूस। इनका एक ही उत्तर है, घूस, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बलात्कार वगैरह। प्रिय, ये जो सब आवा कावा देख रही हो ना, सब घूस। पत्नी सोए से बैठ गई। थोड़ी देर बाद उठी और हॉल की तरफ चली गई। मैं मन ही मन इस बात के लिए खुश था कि आज पत्नी ने एक बार भी किस्मत का नाम नहीं लिया। इसलिए जब दोबारा भी अंदर आई तो मैं डरा, लेकिन उनका चेहरा अब की और भी चुचका और लंबोतरा नजर आया। वे पलंग पर फिर लेट गई और आंखें फिर छत पर। मेरी बात मानो, तुम नौकरी छोड़ दो। क्या? मैं सकपका गया। नौकरी छोड़ दो? क्यों नौकरी छोड़ दूं? 1000-1200 रुपये महीने क्या काट रहा है? वाह रे वाह, छोड़ दो। और चाहती हो चोरी करूं, डाका डालूं, 420 करूं? रुको, इस तरह चिल्लाओ मत। अगर रिकॉर्ड प्लेयर बंद करना आया हो तो पहले उसे बंद कराओ। वाक्य खत्म करते करते वे मुस्कुराई। आंखों से नहीं, पूरे चेहरे से। मैं उन्हें देखकर शून्य रह गया। मैंने कोमल को आवाज देकर रिकॉर्ड बंद करवा दिया। तुम यह सब कुछ मत करो, बस नौकरी छोड़ दो। खोमचे लगाओ, मूंगफली बेचो, बिसात खाने की दुकान करो, विश्वनाथ गली में चूड़ियाँ पहनाओ। जो भी करोगे मुझे संतोष होगा, लेकिन यह नौकरी। यार सोना, मैं बेचैनी से भर उठा। यार मेरे डार्लिंग कहने का यही इनाम है, ये तुम्हारी बातें। सुनो सुनो, पूरी बात तो सुनो। यह बताओ कि सरकारी नौकरी तुम भी करते हो और सानू भी। तुम 12 साल से कर रहे हो और वह 5 साल से। बुद्धि में, ज्ञान में, अनुभव और समझदारी में वह तुमसे पीछे है, लेकिन वह कौन सा हुनर जानता है कि उसके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास? रुको रुको, अब जब तुमने सवाल किया है तो रुको। मैं खड़ा हो गया, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 16 आना खराब है। तुम जैसे लोग इस धरती पर सुखी नहीं रह सकते। दुख, चिंता, ग्लानि, आंसू, शिकायत, इन्हीं के साथ पैदा होते हैं ये लोग, समझी? मैं उतनी दूर से शहर बनारस से इसलिए आया था कि दुनिया देखोगी, तबीयत बहलेगी, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, घूमने के लिए कार मिलेगी, फिर साल भर तो वहाँ सड़ना ही है। लेकिन यहाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। मैं बाहर निकलने लगा। मैं जानती हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे। शट अप। मैं जैसे ही बाहर आया कि स्तब्ध रह गया। छोटे दरवाजे के पास नंगी फर्श पर बांह का तकिया बनाए लेट गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे और गालों पर सूख गए थे। गुड्डू दीवार का सहारा लिए खड़ा था और हॉल खाली पड़ा था। वहाँ से गुसलखाने में नहाने वाले दीपू और स्वीटी की खिलखिलाहटें सुनाई पड़ रही थी। मैंने छोटे को कंधे पर उठाया और चुपके से लाकर बिस्तरे पर सुला दिया। पापा,
घर कब चलोगे? छोटे सोए सोए बोला। अरे जगह है क्या बे? मैंने उसके गाल थपथपाए और गुड्डू इधर आ, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल सो जा। सोना देख रही हो तमाशा? आज आए हुए मुश्किल से 7-8 घंटे हुए और पापा घर कब चलोगे? और वहाँ दिमाग चाट रहे थे। तो पहले दिन जो कुछ हुआ उससे उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, किसी भी हालत में नहीं। हम वहाँ तफरीह के लिए गए थे, भौतिक मामलों पर विचार करने के लिए नहीं। लेकिन चीज़ें हमारी इच्छा के खिलाफ और गड़बड़ होती गई। बेमुरब्बत खाने के कारण छोटे का पेट खराब हो गया। उसे पतले दस्त आने शुरू हुए। लाख मना करने पर भी वह खाता और गुसल खाने भागता। वहाँ से आता, फिर खाता और फिर भागता। दवा भी चल रही थी और पेट भी। इसके ठीक उल्टा गुड्डू की हालत थी। खाने में उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई थी। उसमें अद्भुत बदलाव आता जा रहा था। घर की वे सारी आदतें, धींगा, मुश्ती, मारपीट, उछल कूद जैसे बचपन की बातें हो गई थी। वह काफ़ी गुमसुम रहने लगा था। न हॉल में खेलता और न बाहर खेलने जाता। वह या तो कमरे में बैठा कहानी की किताब पढ़ा करता या पत्रिकाओं की तस्वीरें देखा करता, या सुबह और शाम के वक्त बरामदे में पड़ी किसी कुर्सी में बैठकर गाल पर हाथ रखे सामने टुकुर टुकुर ताका करता। सानू ने तो नहीं, लेकिन रेखा ने एक दिन दीपू और स्वीटी की जमकर पिटाई की, क्योंकि उन्होंने गुड्डू और छोटे की वजह से साले, हरामी, वे जैसी गालियां सीख ली थी और उनके भीतर गवड़पन बढ़ गया था। पहले दिन के बाद से ही मेरे और पत्नी के बीच बोलचाल लगभग बंद सी हो गई थी। कूलर की हवा से उन्हें सर्दी लग गई थी, हल्का हल्का बुखार रहता था और खांसी भी आती थी। फिर भी हम हर जगह साथ जाते, घूमते, दावतें खाते और सिनेमा देखते। हमारा रिश्ता एक बड़ी मज़ेदार स्थिति में पहुंच गया था। हम सानू या रेखा के साथ खूब चहकते, दिल खोल कर बात करते, हंसते, लेकिन जब अपने कमरे में आते चुप। किसी को आभास न था कि हमारे रिश्ते पर क्या गुजर रही है। पत्नी अधिकतर बिस्तरे पर पड़ी पड़ी छत की ओर देखा करती। इसी दौरान जो सबसे अच्छी बात हुई वह यह कि उन्होंने किस्मत को कोसना बंद कर दिया था, लेकिन इसकी जगह ले ली एक खास तरह की मुस्कुराहट ने, जो पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती थी। मैं जब कभी किसी मसले पर उनसे बात करना भी चाहता तो वे मेरी ओर देखती रहती और धीरे से बस मुस्कुरा देती। उदाहरण के लिए, जब मैंने उनसे पूछा कि सानू मुझसे छोटा है, उसने हमारे बच्चों के लिए सूट खरीदा है, कुछ हमें भी करना चाहिए, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, या क्या हमारे पास इतने पैसे रह जाएंगे कि हम कोमल जंगी दाई ड्राइवर बगैर को टिप दे सकें। तो वही मुस्कान उनके चेहरे पर नाच आई और एक बार तो वे मुस्कुराए नहीं, बड़ी चुभती बात कह गई। सिलसिलेवार ढंग से तो वह प्रसंग नहीं याद है, मगर इतना ध्यान आ रहा है कि मैं सानू की बढ़िया वाली जापानी पतखून पहले ड्राइंग रूम में नायलॉन के कालीन पर लेटा था और कोई बात पलट रहा था। वे आई और देर तक खड़ी रहीं। पैंट अच्छा लग रहा है। तीसरा या चौथा रोज था जब उनकी जवाब अपने आप खुली थी। मैं मारे खुशी के बैठ गया, इसलिए कि बोली तो मैंने टांगे फैलाई और पतलून को गौर से देखा, है ना? और देखो यह कालीन भी कितना अच्छा है, मालूम है, नायलॉन का है, जरा चलकर देखो। और मज़ा यह कि वे सचमुच चलने लगी और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। लत्रों में फूल आए थे और पर्दों से हिलमिल गए थे। उन्होंने एक फूल तोड़ा और बोली, देखो यह फूल कितना प्यारा है। हाँ, इस लतर का नाम देखो, अभी याद आ जाएगा। मैं सोचने लगा, इसका मतलब है, वे मेरी ओर घूमी, इसका मतलब यह है कि बेईमानी और घूसखोरी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की चीज़ें पसंद है। मगर मैं बमक कर खड़ा हो गया। क्या मज़ेदार बात शुरू हुई थी, लेकिन इस औरत को देखो, इसका दिमाग खराब हो गया है।
तुम साली तुम। मैं गुस्से से कांपने लगा और जाने कैसे पत्नी के लिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। यही एक मुल्क है जिसमें झूठ, फरेब, बेईमानी, धूर्तता, घूसखोरी इतनी हसरत की नज़र से देखी जाती है, समझी? हसरत की नज़र से। यह तुम किससे कह रहे हो? बेखिड़की के सहारे वैसे ही खड़ी रही, तुमसे, सबसे और अपने आप से भी। अगर तुम फिल्मों में होते तो बड़े अच्छे संवाद लिखते और इस तरह के कई पैंट भी पहनते। वे मुस्कुराने लगी। मैं वापस आकर सोफे पर ढह गया। सोना, यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया? जो कुछ यहाँ देख सुन रही हो, अगर इन्हीं कारणों से हैं तो इसे पहले भी तुम जानती थी। यार, हम यहाँ बड़ी उम्मीद से आए थे, लेकिन तुम लगातार मुझ पर बरस रही हो, व्यंग कर रही हो। इससे अगर तुम्हें राहत मिलती है तो ठीक है, करो। नहीं, मुझे गलत मत समझो। यह जरूर है कि यहाँ मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया है। अच्छे बुरे और गलत सही का कुछ पता नहीं चल रहा है। अजीब सा घालमेल हो गया है सब। अपने पास जो नहीं था, ऊपर ऊपर से भले कुछ कह दिया करूं, लेकिन उसके लिए किसी से कोई शिकायत नहीं थी। शुरू में इधर की नहीं, पहले की बात कर रही हूं मैं। दूसरों को देखकर मुझ में हीनता जरूर पैदा होती थी, लेकिन अपने को समझा लेती थी। बाद में तो मुझे उनसे चिढ़ होते होते नफरत तक हो गई थी। और आज भी है यह। और यह मैंने तुमसे जाना था, इसमें दो राय नहीं। तुम्हारी बातें सुन सुनकर, तुम्हारे विचारों की जानकारी के कारण। लेकिन यहाँ जिस तरह मैं तुम्हें उन सारी सुविधाओं की तरफ ललचाई आंखों से ताकते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ, बुरा न मानना मेरी बात का, सोचती हूँ कि कहीं इनके खिलाफ तुम इसलिए तो नहीं थे कि ये दूसरों के पास क्यों है, तुम्हारे पास क्यों नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आगे हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।